नमस्कार। आज हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं 2018 का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं सीजी व्यापम का। इससे पहले हमने जो है 2019 का पेपर सॉल्व किया, 2021 का, 22 का, फिर उसके बाद 23-24 का, ऐसे सबने सॉल्व किया है। मैं आपको बता देता हूं कि 2024 से हम लगातार पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि अभी जो है रिवीजन ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, लेकिन लगातार आपको पेपर आपको देखने को मिला है, सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, सभी पेपर को देखिए जिसमें से आपका सभी टॉपिक को कवर किया गया है। कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग को देखना, ध्यान से रीजनिंग को देखना, कई बार रीजनिंग के सवाल रिपीट होते हैं। और जीके जीएस है, ठीक है, हिंदी है और इंग्लिश है। इन सभी जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो हमेशा पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में, वो सभी पेपर को मैं यहाँ पर आपको डिटेल से सॉल्व कराया हूँ, जो सभी एग्जाम के लिए है। आगे 2026 में हमारा जो है मंडी का पेपर आने वाला है, और अन्य जैसे सहायक ग्रेड का है, और जो परिवहन विभाग का है, सीजी व्यापम के जितने भी पेपर होने वाले हैं वो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप सोच लिए हो कि 2026 में आपको कोई पोस्ट लेना है, कंफर्म लेना है, तो आपने इससे पहले जो गलतियां किए हैं वो गलती आपको नहीं दोहराना है। इसका मतलब क्या है कि आपको पीवाईक्यू के माध्यम से पढ़ना है। आप पढ़ लिए हो, सभी चीज़ें क्लियर कर लिए हो, ठीक है, लेकिन लेकिन गलती कहाँ पर हो रहा है कि आपको जो है पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हो। कैसे सॉल्व करते हो आप? इसका आंसर सीधे मिल गया आपको। इसमें से कौन सा मौर्य वंश का अंतिम शासक था? नाम आ गया बृहदत्त, बिल्कुल सही, बृहदत्त हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। ऐसे बिल्कुल गलत तरीका है ये, ठीक है, बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे आपको नहीं सॉल्व करना है। ध्यान देना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये कहाँ से लिया गया है? मौर्य साम्राज्य से लिया गया था। मौर्य साम्राज्य कहाँ से मौर्य साम्राज्य उठाया गया है? शासक से उठाया गया है क्वेश्चन, ठीक है, शासक से उठाया गया है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सभी शासक के नाम को हम याद रखेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर कुणाल दिया हुआ है, ये क्या है? ये भी आपको जो है अशोक से रिलेटेड है, उसके पुत्र से रिलेटेड है, तो इसके बारे में भी जानेंगे कि कब कौन सा उत्तराधिकारी बना। ऐसे आपको जो है सॉल्व करना है। देखो, पढ़ाई के लिए सब कोई पढ़ लेता है, लेकिन सबसे अलग और स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, और कितना चीज़ें हमें पढ़ना है, कितना याद रखना है, ये हमें पीवाईक्यू से पता चलता है। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस हमेशा के लिए बढ़ जाता है। इसीलिए मैं आपको जो है रेगुलर पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा हूँ। इसके बाद सीजीपीएससी का पीवाईक्यू रेगुलर रहेगा, वो भी जो कि डिटेल से आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो है यहाँ पर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसका जो है एमसीक्यू आपको दे दूंगा। एमसीक्यू कहाँ पर मिलेगा? मैं अभी इसको सॉल्व कराऊंगा। क्लास लेने के बाद आपको चले जाना है इस पर। ये वेबसाइट है jobayog.in, यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस पर चले जाना है। देखो यहाँ पर jobayog.in, या फिर यहाँ पर जनरल स्टडी दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको चले जाना है सिंपल तरीके से। इस पर जाने के बाद आपको जो है यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में दिखा जाएगा, या फिर आपको नीचे आने के बाद, नीचे आने के बाद ये जो है यहाँ पर बता रहा था, ये जो सीजी पेपर है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे आना है, कैटेगरी में यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। अभी देखो क्लास के बाद ही मैं इसको अपडेट करूँगा, ताकि आप जो है आसानी से सभी चीज़ों को अपडेट कर पाए। तो यहाँ पर प्रीवियस सॉल्व पेपर सॉल्व दिया हुआ है, तो यहाँ पर सीजीपीएससी का भी सॉल्व कराऊंगा, और साथ में सीजी व्यापम का भी। तो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा, वो क्लियर है? तो चीज़ों को ध्यान दें। चलिए अब हम बताते हैं, अब पेपर को सॉल्व करते हैं तरीक़ों से और समझते हैं सारी चीज़ों को, ठीक। इसके बाद और अगर किसी को नोट्स चाहिए रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, तो उनके इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इसके लिए नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए मैं बता देता हूँ। नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो आपको soulstudy.in पर ही जाना है। यहाँ पर देखो सोल स्टडी जो कि चैनल का है, इसके ऊपर आपको जाना है, और स्टडी नोट्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। देखो स्टडी नोट्स दिया हुआ है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है नोट्स को प्राप्त करते हैं। जैसे मैथ का दशमलव का है नोट्स, ठीक है, मैथ का गोला बेलेंस घन घनाभ का दिया है, लाइन एंड एंगल, त्रिभुज, देखो चतुर्भुज, इन सब का फार्मूला मेंशन किया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक भी है, रेखा एवं कोण का है, फिर कंप्यूटर के नोट्स हैं, फिर मैथ के हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर गणित के नोट्स, पूरा ऑल नोट्स यहाँ पर दिया गया है, क्लियर है। जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का लेना है तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करोगे, उसको नीचे आओगे, नीचे यहाँ से और भी चीज़ें फार्मूला सब दिया गया है, सबको पढ़ लोगे, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। साथ में नीचे आके पीडीएफ को यहाँ से प्राप्त करके आप आसानी से इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ऐसा आपको जो है कर लेना है।
और मैं बाकी बता रहा था, जैसे 2024 से लेकर अगर आप पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, तो सिंपल आपको जो है प्लेलिस्ट में आना है। यहाँ पर प्लेलिस्ट दिखेगा, इस प्लेलिस्ट में मैं पहले चैनल पर आना है, चैनल को प्लेलिस्ट दिखेगा, प्लेलिस्ट में आपको जो है यहाँ पर दिखेगा CG व्यापम CGPSC ऑल प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आपको जो है सारा चीज़ मिल जाएगा यहाँ पर। और 2024 से लेकर 2018 हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सभी पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिल्कुल डिटेल से बड़ी-बड़ी क्लासेस के माध्यम से टाइम लेकर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हूँ, और आप भी अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉल्व कीजिए रेगुलर। ज़्यादा चीज़ें मैं यहीं पर फोकस करवा रहा हूँ आपको, इसलिए क्योंकि आप जो है रेगुलर इसको फोकस करके पढ़िए अच्छे से, ठीक है यहाँ पर। तो इसीलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ कि किसी को समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर जाना है, कैसे क्या करना है, तो उनके लिए मैं यहाँ पर डिटेल से समझा देता हूँ, ताकि वो पहले ही आप जाकर सारा चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब चलिए अब समझते हैं यहाँ पर। पहले हम GK GS पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे रीजनिंग पढ़ेंगे, रीजनिंग रहेगा, उसके बाद हमारा मैथ रहेगा, उसके बाद हमारा हिंदी रहेगा। ठीक है, इसमें इसका फॉर्मेट यही है पेपर का, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप जो है GK GS सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग मैथ फिर हिंदी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हिंदी को पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले चलिए हम यहाँ पर डिटेल से सामान्य अध्ययन को सॉल्व करते हैं। अगर आप अशोक के बारे में पढ़े होंगे तो थोड़ा सा रिवीजन करना, यहाँ पर ध्यान से देखना। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आप सुने रहिए कि देखिए, ये जो कुणाल थे, इनको शासक बनना था, मतलब बन सकते थे, क्योंकि ये इनकी जो एक सौतेली माँ होती है। सौतेली माँ कौन था? तिस्यर शिक्षा दीक्षा करके था नाम, एक बार देख लेना आप जो है, अगर नहीं भी देखोगे तो कोई बात नहीं यहाँ पर। तो उनको जो है इसको अंधा कर देते हैं, किसी से अंधा करवा देते हैं, जिसके कारण ये सिंहासन पर नहीं बैठ पाती है, ये बैठ पाते हैं कुणाल। ठीक है, बाद में शासक बनते हैं लेकिन ये नहीं बनते हैं, संभावित इसको मान लेते हैं। दशरथ, दशरथ जो है मौर्य सम्राट अशोक के पोता था, अशोक के पोता। ठीक है, अशोक के पोता थे। 232 से लेकर मतलब 224 तक हम मानेंगे BC, इसके बीच हम इसको मानेंगे 232 से 224 ईसा पूर्व। ठीक है, तो चौथे सम्राट के रूप में ये उत्तराधिकारी थे दशरथ। ठीक है, ये कमजोर क्या थे? कमजोर थे, ये खुद कमजोर थे, लेकिन फिर भी जो है ये शासन किए थे दशरथ। ठीक है, आगे देखो बृहदत्त, बृहदत्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बृहदत्त जो थे मौर्य साम्राज्य के नौवें नौवें और अंतिम सम्राट माने जाते हैं। ठीक है, 187 ईसा पूर्व से 185 तक, यहाँ पर 187 से 185 ईसा पूर्व शासन किया था। उनके जो सेनापति था, सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो ये जो है एक सैन्य परेड करते रहता है, इस पुष्यमित्र सेनापति, और इनको मार डालता है। इसके बाद क्या होता है? शुंग वंश की स्थापना होता है। पुष्यमित्र शुंग ने क्या करता है? शुंग वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, अंतिम शासक रहता है ये। ठीक है, मौर्य काल का, और निपटाता है सेनापति इसका पुष्यमित्र शुंग, और फिर से जो है शुंग वंश की स्थापना कर देता है यहाँ पर। संप्रति, संप्रति भी जो है ये पांचवें सम्राट माने जाते हैं, पांचवें। ठीक है, इसके बाद ये बनते हैं कुणाल आगे। तो ये संप्रति जो है ये खत्म होता है, उसके बाद जो है यहाँ पर कुणाल जो है, कुणाल का पुत्र होता है, मतलब अशोक का पोता यहाँ पर ये बनता है लगभग। ठीक है, दशरथ जान गए, समझ गए, 23-24 ये हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो आगे सवाल दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाला अब्दुल रज्जाक निम्नलिखित में से किस देश का राजदूत था? पहला दिया है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का ये नहीं था, अफगानिस्तान का ये नहीं था। ठीक है, कहाँ का था? फारस का था, तो यहाँ पर राइट आंसर ये फारस हो जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान का नहीं है, अफगानिस्तान है, हालांकि ये विद्वान था। तुर्किस्तान, तुर्किस्तान भी नहीं है, ये जो है मध्य एशिया में, कहाँ? मध्य एशिया का ये जो एक ऐतिहासिक क्षेत्र माना जाता है तुर्किस्तान। ठीक है, यहाँ पर आगे ओमान दिया हुआ है, ओमान क्या है यहाँ पर? ओमान जो है अरब प्रायद्वीप, कहाँ? अरब प्रायद्वीप में एक देश है। ठीक है, ओमान एक देश है, यहाँ भी नहीं था। ठीक है, कहाँ के थे? तो यहाँ पर ये जो फारसी के थे, फारसी, तो ये जो है सही उत्तर है फारस, क्योंकि अब्दुल रजाक जो थे ये 15वीं, कब? 15वीं शताब्दी में फारस, जो कि वो भी वर्तमान में ईरान है। ठीक है, ईरान, वहाँ के जो शाहरुख थे, तैमूर शासक शाहरुख का राजदूत था। किसका था? शाहरुख, शाहरुख, शाहरुख खान याद रखो, शाहरुख का राजदूत था यहाँ पर।
ठीक है, शाहरुख का राजदूत था और इसे कालीकट और फिर विजयनगर भेजा गया था यहाँ पर। ठीक है, समझ में आती है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। इनके बारे में और भी जानेंगे तो ये जो है विद्वान थे, इतिहासकार थे, 15वीं शताब्दी में आए थे और शाहरुख राजदूत, और 1442 से 1443 तक विजयनगर साम्राज्य के जो सम्राट देवराय के जो है द्वितीय दरबार में थे, उन्होंने जो है साम्राज्य का मतलब विवरण किया है, अपने जो है लिखा है, बताया है। आगे सवाल दिया है, भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इनमें से किसने वाहवी आंदोलन का सूत्रपात है? तो ये सूत्रपात कौन किया था? देखो, जो वहाबी वहाबी जो था, इसकी आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था, ये 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर तो इनके बारे में जानते हैं कि जो 1828 का आंदोलन हुआ था, इसमें क्या हुआ था। तो इनका जो इसमें जो होता रायबरेली, कहाँ? रायबरेली, जो रायबरेली है, रायबरेली के सैयद अहमद खान, कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर। यही के जो थे रायबरेली के सैयद अहमद खान ने ये शुरू किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ये था कि जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में जो बदलाव हुआ है या सुधार हुए हैं, उसको समाप्त करना। ठीक है, उसको क्या करना? समाप्त करना। ठीक है, और हजरत मोहम्मद के समय इस्लाम को फिर से लागू करना था, इसका उद्देश्य था। उन्होंने क्या किया? पंजाब के सिखों और बंगाल के अंग्रेजों को हटाकर मुस्लिम शक्ति को वापस लाने का प्रयास किया। कौन? सैयद अहमद खान, इन्होंने। ठीक है, मतलब मुस्लिम धर्म को वापस लाने का मतलब मुस्लिम को उस समय का प्रयास किया था। तो ऐसे आपको जो है पढ़ना है। और भी जैसे देखो यहाँ पर मौलवी अहमद खान, ये सब ये उसमें नहीं था, मतलब इस नाम में नहीं आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर क्लियर है, इसको समझ गए। हमें इससे ये पता चलता है कि टॉपिक कहाँ से लिया गया है, जिसके बाद हम क्या करेंगे कि इस टॉपिक जहाँ से पूछा गया, इस टॉपिक को ही पूरा पढ़ लेंगे कि कहाँ से सवाल पूछा गया, आंदोलन से पूछा है, ऐसे तो टॉपिक को ही पूरा पढ़ लेंगे, जिसके बाद कोई बचेगा ही नहीं। मान लेते हैं अगला क्वेश्चन है, देखिए देखिए, आदि शंकराचार्य के निम्नलिखित में से किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो दर्शन के बारे में पूरा ही पढ़ लेंगे, जो भी चारवाक दर्शन है, न्याय दर्शन, सभी चीज़ें हम देख लेंगे इसके बारे में। जैसे अगर ये टॉपिक हम लिखेंगे दर्शन का, तो उसके बाद उससे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको भी इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि हम जानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने जो था, उसने अद्वैतवाद मतलब अद्वैतवाद दर्शन को यहाँ पर उन्होंने प्रतिपादन किया था। तो अद्वैतवाद क्या होता है? अद्वैत का अर्थ होता है द्वैत। ठीक है, मतलब नहीं, या फिर एकता हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं द्वैत। द्वैत मतलब क्या होता है? मतलब अद्वैत का अर्थ है द्वैत नहीं। द्वैत नहीं का मतलब एकता, ये हो गया। कहने का मतलब देखो, तो इन्होंने अलग अलग तरीके से सभी चीज़ें दिया। जैसे द्वैतवाद दिया था, इन्होंने कहा कि सिंपल कहा कि जैसे अगर कोई आत्मा है, आत्मा जीव, जीव और मतलब कहे कहे तो आत्मा, आत्मा आत्मा जीव होता है, आत्मा व परमात्मा एक ही है। क्या है? एक ही है। इसको बोल देंगे अद्वैत, मतलब कोई भेदभाव नहीं है इसके अंतर्गत। ठीक है, अगर मानते हैं कि यह मानना कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्म हमारा सर्वोच्च, मतलब सर्वोच्च वास्तविक, मतलब एकमात्र सत्य है हमारा ब्रह्मा। ठीक है, और आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। ठीक है, ऐसे हम इसको मानते हैं अद्वैत में। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं होता है। द्वैतवाद, द्वैतवाद को किसने दिया है? यहाँ पर समझ गए ना, इसको शंकराचार्य ने दिया है इसको। ठीक है, और द्वैतवाद को दिया है किस, कौन? माधवाचार्य ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? माधव। इस सब को बारे में हम आगे भी देखना पड़ेगा जी, माधवाचार्य। ठीक है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। माधवाचार्य ने दिया है, इन्होंने कहा है कि जो जीव है और ब्रह्मा है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग है, मतलब स्वतंत्र है। द्वैतवाद देखो अलग अलग। ठीक है, ब्रह्मा जो है, जीव और ब्रह्मा क्या है? अलग अलग है, दोनों है। आगे है द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद मतलब होता है, इसको जो है निम्बकाचार्य ने दिया है। क्या दिया है? निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य, इन्होंने इसको दिया है। इसमें बताया है कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा एक होते हुए भी जीव और जगत में से अलग है, मतलब भिन्न है। तो
भेदभाव, भेद अभेद दोनों के साथ में है, मतलब कहने का अर्थ कि जो ब्रह्मा एक होते हुए भी जीव और जगत से अलग है, मतलब अभिन्न भी है यहाँ पर। ठीक है, आगे है विशिष्ट देवता द्वैतवाद। इसमें है कौन? आचार्य रामानुजाचार्य। ठीक है, आचार्य लिख लो, कहीं पर याद आ जाएगा। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य इन्होंने, इनका मानना है कि जीव और जगत ब्रह्मा के ही विशेषण हैं, यानी वे ब्रह्मा से जुड़े हुए लेकिन पूरी तरह से एक नहीं है। जैसे अगर सूर्य जो है, सूर्य से किरण जुड़ी हुई है, जो भी सूर्य से जुड़ी हुई किरण आ रही है, किरण क्या कर रही है? किरण सूर्य से जुड़ी है क्या? किरण जो है वो सूर्य से जुड़ी होती है। ठीक उसी प्रकार जीव और ब्रह्मा दोनों जो है यहाँ पर जुड़े होते हैं इस प्रकार से, मतलब एक नहीं है, पूरी तरह से एक नहीं है, लेकिन जुड़े हुए हैं, ऐसे इन्होंने कहा है। तो किरण का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ये विशिष्ट, विशिष्ट से नाम याद रखो कि यहाँ पर विशिष्ट मतलब स्पेशल, विशेषण मान लो विशिष्ट। यहाँ पर द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत में मान लिए कि ब्रह्मा जो है एक जीव होते हुए भी क्या है? अलग है, मतलब द्वैत द्वैत अलग अलग भिन्न भिन्न है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अद्वैतवाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको जो है पढ़ना है डिटेल से। ठीक है, तो ये आंदोलन में आपको जो है समझ में आएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक चट्टान को तराश कर बनाया गया है? तो हमने इसके बारे में पढ़ा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्चुअल मतलब कोई फैक्ट चीज़ें पूछा गया है। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछे, जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है, फैक्चुअल क्वेश्चन रहता है। जो फैक्ट रहता है वो उसको तो पढ़ना ही है, कॉन्सेप्चुअल हमेशा रिपीट होते रहते हैं कभी। ठीक है, रिपीट होते रहता है। फैक्चुअल कभी कभी जो है रिपीट होते हैं, कभी नहीं भी हो सकता है, इस प्रकार से। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो है दोनों मतलब लगातार रिपीट होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए तो उसके बाद बना लोगे। फैक्चुअल में फैक्ट चीज़ें याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका कैलाश मंदिर ही है। कौन? एलोरा, एलोरा में। ठीक है, तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है एक विशाल चट्टान के रूप में तराश कर बनाया गया है। यहाँ पर 8वीं शताब्दी में जो राष्ट्रकूट वंश, पढ़े हो क्या? पढ़े होगे जरूर, अगर नहीं पढ़े होगे देख लो आप एक बार। राष्ट्रकूट राजा जो कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इसे जो है क्या कहा जाता है? भारतीय वास्तुकला की एक अद्वितीय उत्कृष्ट मतलब कृति माना जाता है, मतलब बड़ा ही बेहतरीन मनोरम कृति है, बनाया गया है, इसको माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक, समझ में आया इसके बारे में? मतलब इसका अर्थ ये है कि एकल चट्टान है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा एक चट्टान, मोनोलिथिक हम बोल नहीं सकते हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र आपको एलोरा महाराष्ट्र में यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। महाराष्ट्र में विशाल चट्टान के रूप में यहाँ पर बनाया गया है, मतलब अद्भुत है। अद्भुत मतलब बहुत ही मिराकल, मतलब अद्भुत नमूना है यहाँ पर। आगे देखो, एक क्या लिखा है? दावा दशा दशावतार मंदिर देवगढ़। ठीक है, ये जो है कहाँ? यूपी में है। ठीक है, यूपी में। ऐसे चीज़ों को भी आपको याद रखना है। ये जो है यूपी में है और ये गुप्त कालीन है। ठीक है, तो गुप्त कालीन मंदिर इसको माना जाता है जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है। दशावतार, तो भगवान विष्णु के 10 अवतार, रावण का नहीं। दशावतार क्या है? भगवान विष्णु के 10 अवतार को यहाँ पर समर्पित किया गया है। और ये बहुत ही मतलब एक बिल्डिंग की तरह बनाया गया है। बिल्डिंग जैसे कैसे बनता है? ताला उद्योग ताला, इस टाइप से। तो यहाँ पर चट्टान से नहीं बना है, ये चट्टान से नहीं बना है जी ना, इसीलिए ये नहीं हुआ। ये बिल्डिंग से बना है, जैसे घर बनता है उस टाइप से यहाँ पर बना हुआ है। आगे है पार्वती मंदिर कचना। ठीक है, कचना, कंचना। ठीक है, तो ये कहाँ है? पार्वती मंदिर कंचना के बारे में यहाँ पर एमपी में है। ठीक है, एमपी में है। तो ये भी जो है काला मतलब एक हिंदू के लिए मंदिर है, देवी पार्वती को समर्पित है। ये भी चट्टान को नहीं बना है। आगे जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा कहाँ पर है? उड़ीसा। ठीक है, याद है आपको? उड़ीसा पहले ही बोल दिया मैं। तो उड़ीसा में ये जो है स्थित है। ये जो है यहाँ पर मंदिर, मतलब इसमें कोई भी परिसर नहीं है, मतलब कोई मंदिर का परिसर नहीं है, परिसर ही नहीं है। ठीक है, परिसर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और ये हिंदू के चारों धाम में से एक माना जाता है। भगवान भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ यहाँ पर कृष्णा को बोलते हैं ना, कृष्ण भगवान को समर्पित है। तो कृष्ण भगवान को समर्पित है, मतलब बहुत बड़ा है, इसका बनाया गया है ढांचा इस प्रकार से। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैलाश मंदिर एलोरा। ठीक है, इसके बारे में सभी के बारे में सुने होंगे आप कभी ना कभी, बस आपके दिमाग से भी उतर गया होगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया।
अब आगे सवाल चलते हैं, यहाँ पर देखो वैदिक वैदिक से है। प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में इनमें से किसे सृष्टि का निर्माण करता बोला जाता है? तो कई लोग तुरंत यहाँ पर ब्रह्मा को मार देंगे, ठीक, नहीं नहीं ब्रह्मा ही है, और इसीलिए गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर होगा हिरण्यगर्भ हो जाएगा राइट आंसर। देखो समझो पहले, हिरण्यगर्भ जो है प्राचीन वैदिक संस्कृति, प्राचीन वैदिक संस्कृति किसको बोलते हैं? तो ऋग्वेद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ऋग्वेद। तो कहीं भी लिखा रहेगा कि प्राचीन वैदिक संस्कृति कौन है, तो वो है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। इसी में हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का मतलब क्या है कि इसका अर्थ है स्वर्ण के गर्भ, स्वर्ण गर्भ, स्वर्ण गर्भ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्वर्ण अंडा भी बोल सकते हैं, स्वर्ण अंडा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसी को ब्रह्मांड के निर्माता माना जाता है, ठीक है। और इससे जो है हम जानते हैं कि सभी स्रोत यहाँ पर बने हुए हैं। बाद में क्या हुआ कि पुराण एवं अन्य ग्रंथ में जो है ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता के रूप में जानने जाने लगा, ठीक है। किसको? ब्रह्मा को। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि बाद में जो है पौराणिक काल में ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता के रूप में इनको प्रमुखता मिली। साथ में प्रारंभिक में वैदिक काल, इनको वैदिक काल में प्रजापति क्या बोलते हैं? प्रजापति। तो प्रजापति क्या है? प्रजापति जिसका है वो भगवान ब्रह्मा का एक रूप है, उनका बोला जाता है। तो इनकी पूजा होती थी, ठीक ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ये आपका हिरण्यगर्भ हो जाएगा, ठीक है। विश्वकर्मा, विश्वकर्मा क्या है? जैसे इनको जो है अल्टीमेटली तरीके से अगर हम बोलते हैं इनकी रियलिटी अल्टीमेट अगर बोले, तो ये जो है सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें विश्वकर्मा से बने होते हैं वो चीज़ें होती है, वो किसकी देन है? विश्वकर्मा का है, ठीक है। लेकिन सृष्टि वाला में नहीं है। अब वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण है भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है, वेदों में उल्लेख है। लेकिन जब हम प्रारंभिक काल पढ़ते हैं तो उस समय जो है सीधे तौर पर ये नहीं बताया गया है कि विष्णु जो है यहाँ पर इसकी अवतार की है, मतलब सृष्टि का, ऐसा नहीं कहा गया। तो राइट आंसर यहाँ पर हिरण्यगर्भ हो जाता है, ठीक है। दिमाग थोड़ा सा शांत रख के आपको आंसर देना है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जनजाति का परंपरागत युवा गृह घोटुल कहलाता है? ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं सभी चीज़ें आसान है। क्या? मुरिया, ठीक है। मुरिया घोटुल छत्तीसगढ़ का बस्तर में रहने वाली गोंड जनजाति की उपजाति है। ये मुरिया कहाँ पर? बस्तर में, ठीक है। जनजाति से पढ़ लेना, जनजाति क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा भी। यहाँ के रहने वाली जो गोंड जनजाति है, गोंड की उपजाति है, क्या है? उपजाति, 161 उपजाति हैं, उसमें से यहाँ पर ए है मुरिया। तो मुरिया और जैसे गोंड, गोंड बोलते हैं यहाँ पर, तो इनका माना जाता है घोटुल एक पारंपरिक, सामाजिक और यहाँ पर शैक्षणिक चीज़ें माना जाता है। युवा गृह में क्या होता है? पारंपरिक, सामाजिक, शैक्षणिक और भी चीज़ें यहाँ पर होती है इसके अंतर्गत। इसमें और एक ऑप्शन दिया है मारिया। मारिया जो है ये भी गौड़ जनजाति का एक उपजाति है, तो ये भी घोटुल से हो सकता है, लेकिन मुरिया जनजाति यहाँ पर सबसे अधिक जाना जाता है इसके लिए, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है, इसका विभागीय है। बैगा जनजाति, बैगा जनजाति जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी अलग ही पहचान प्रथाएं हैं, जैसे गोदना गोदवाते हैं, टैटू बोलते हैं, गोदना गोदवाते हैं, लेकिन इनका युवागिरी घोटुल नहीं है। अगरिया, अगरिया जो है यहाँ पर जो है कृषक समुदाय से है, ठीक है। जैसे मुरिया बैगा इनसे अलग है, घोटुल इसमें नहीं माना जाता है। तो ये राइट आंसर आपका मुरिया हो जाता है। इसके बारे में और मैं और अच्छे से समझाऊंगा आपको जाति जनजाति की क्लास में, जो कि आपको डिटेल समझ में आएगा, ठीक है। अब जल्दी पढ़ते हैं। एक राज्य में बस्ता दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान इनमें से किस देवी की विशेषकर पूजा की जाती है? तो सभी को पता है कि जब हम दशहरा होता है तो दंतेश्वरी माता का यहाँ पर पूजा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। तो बस्तर क्षेत्र की प्रधान और कुल देवी कहे जाने वाले दंतेवाड़ा में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल 52 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है, जहाँ पर सती का दांत गिरा था उसके बारे में भी यहाँ पर जाने जाते हैं। तो बस्तर दशहरा जानते हो, बस्तर दशहरा जिसे रथ यात्रा, रथ यात्रा, बस्तर दशहरे की रथ यात्रा के दौरान जो है इसकी पूजा की जाती है,
ठीक है। तो पूर्ण रूप समर्पित किसका है? दंतेश्वरी जो है, दंतेश्वरी यहाँ पर दंतेश्वरी को समर्पित है, ये आपका राइट आंसर हो गया। बमलेश्वरी जानते हो, माँ बमलेश्वरी कहाँ है? छत्तीसगढ़ के मंदिर, हाँ प्रसिद्ध मंदिर है कहाँ? माँ बमलेश्वरी प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ का मंदिर है, सीजी का। और साथ में कहाँ पर है? डोंगरगढ़, डोंगर डोंगरगढ़, ठीक है, ये आपका डोंगरगढ़ है, इसको याद रखो। ठीक है, इसे शक्ति देवी माना जाता है, शक्ति पीठ है प्रमुख। और आगे इनका वस्त्र सर से नहीं है संबंध। ठीक है, क्या है? समलेश्वरी, समलेश्वरी भी जानते हो, समलेई माँ के नाम से, मतलब देवी समलेश्वरी जो है समलेई माँ के नाम से पड़ा है। इनका जो है कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा, स से लगा है, उड़ीसा, संबलपुर। ठीक है, तो संबलपुर में महानदी तट पर स्थित है। और ये जो है एक शक्तिपीठ है, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्से में भी धार्मिक महत्व इसके लिया जाता है उड़ीसा में। महामाया, तो महामाया जानते हो, प्रसिद्ध सीजी मंदिर है, भी छत्तीसगढ़ का मंदिर है। ठीक है, तो ये जो है रतनपुर, रतनपुर कहाँ? रतनपुर कहाँ है? तो बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर पर। कहाँ पर? रतनपुर। तो बिलासपुर से कितना? 25 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, रतनपुर में। और यहाँ पर 51 जो है शक्तिपीठ में से एक माना जाता है, 51 में से। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसा आपको जो है समझना है, यहाँ पर डिटेल से। राइट आंसर दंतेश्वरी हो जाता है। नंबर नंबर क्लास नहीं रखेंगे, छोटा ही रखेंगे ताकि आपको बार बार देख सकें इसको। ठीक है, क्रम से देखना, सभी को खत्म करना है। इस राज्य की गौड़ जनजाति द्वारा फागुन मास में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कक्सार, कक्सार जो है बस्तर के मुरिया, ठीक है, मुरिया और अबूझ माड़िया, मुरिया और अबूझ, मैं अबूझ लिख देता हूँ बस। अबूझ माड़िया द्वारा एक नृत्य त्योहार है। क्या है? कक्सार नृत्य त्योहार। तो नृत्य त्योहार यहाँ पर कहा जाता है। अच्छी फसल जब होता है, अच्छी फसल होने पर वर्षा के देव को बोलते हैं क्या? कक्साड़, ककसाड़, कक्साड़ की पूजा के बाद यहाँ पर फागुन मास में, लेकिन नहीं होता है। ठीक है, फागुन मास में ये नहीं होता है, ये फागुन मास में नहीं होता है, मतलब कक्साड़ की पूजा के बाद ये नाचा जाता है। यहाँ पर मेघनाद आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, मेघनाद आपका राइट आंसर हो जाता है। ये जो है गोंड जनजाति, किसके द्वारा? गोंड जनजाति द्वारा, गोंड जनजाति का प्रमुख त्योहार है। और ये जो है फागुन मास में होली के समय मनाया जाता है। कब? होली के समय, बस याद रखे रहो, होली के समय मनाया जाता है। आगे है लरुकाज, लारूकाज, ये भी गोंड जनजाति द्वारा, मतलब नारायण देव, किसको? नारायण देव को सम्मान में किया जाता है। क्या? लारूकाज। ठीक है, नया होगा तो उसको लिख लेना आप, ठीक, बाद में और भी चीज़ें उससे जुड़ा हुआ है। देखो सीधी सी बात है, अगर आप छोटा छोटा करके जानोगे तो चीज़ें क्लियर कर पाओगे। अभी आप थोड़ा जाने, फिर इसके बारे में और जानोगे, फिर और जानोगे, तो चीज़ें याद हो जाएगी। दिमाग ऐसे जो है कैच करता है, कोई चीज़ों को ऐसे कैच करता है। कहने का मतलब, हम पहले थोड़ा थोड़ा जानते हैं, फिर और थोड़ा सा जानते हैं, फिर और जानते हैं, फिर और जानते हैं, ऐसे हमारा दिमाग में नास्तिक कैसे है, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे। तो कभी कम कभी ज़्यादा, इस प्रकार से। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके जानना है, एक ही बार पूरा बुक लेकर बैठ जाओगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए, ये नारायण देव के जो है सम्मान में मनाया जाता है। फागुन माह में, लेकिन इसमें भी नहीं है। नवाखानी त्यौहार, जब फसल की कटाई होता है उसका त्यौहार के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। सीजी और उड़ीसा दोनों में किया जाता है किसानों द्वारा। कब किया जाता है? तो भादों में। भादो मतलब बोले तो सितंबर। ठीक है, सितंबर, भादों के त्यौहार। सितंबर माह में नई फसल आने के जो है स्वागत करते हैं और नाचते गाते हैं, नवाखानी मनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघनाद हो जाएगा। आगे जो आगे बढ़ते हैं, देखो, इनमें से कौन सा एक राज्य के छत्तीसगढ़ी उपन्यास कुल के मर्जाद, कुल के मर्जाद पढ़े हो आप लोग? नहीं देखे होंगे तो पहले देखो, विद्याभूषण मिश्र दिया हुआ है। तो ये जो है हिंदी और छत्तीसगढ़ी के जाने माने साहित्यकार माने जाते हैं, गीतकार कहे जाते हैं सब जो है, मतलब लेकिन इसके लेखक नहीं है बेचारा। ठीक है, सॉरी बेचारा बोल दिया। विद्याभूषण मिश्र जो है ये बड़े, मतलब बहुत बड़े साहित्यकार हैं, रिस्पेक्ट बोलना है, साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, लेते हैं।
साहित्यकार हैं, गीतकार हैं और जो है समीक्षा भी करते हैं ये, ठीक है। तो ये लेखक इनके नहीं है। अमृतलाल दुबे, अमृतलाल दुबे जो है ये भी हिंदी हिंदी और छत्तीसगढ़ी साहित्य के मर्मज्ञ, मतलब बहुत ही, और इनको भी संगीतकार कहा जाता है, संगीतकार जो है प्रसिद्ध है ये। बंसीधर पांडे, बंसी कौन बजाता है? कृष्ण जी। बंसी किस लिए बंसी बनाते हैं और कहानी सुनाते हैं, मतलब कहानीकार। बंसीधर क्या है? कहानीकार, ठीक है। तो कहानीकार कहे जाते हैं। हीरू के कहानी इन्होंने लिखा है, किसका लिखा है? हीरू के कहानी, हीरी के कहानी जो है इन्होंने लिखा हुआ है। केयूर भूषण, केयूर भूषण जो है छत्तीसगढ़ उपन्यास, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। छत्तीसगढ़ उपन्यास कुल के मर्जाद, कुल के मर्जाद इन्होंने द्वारा लिखा गया है, और ये पहले एक सांसद भी थे, सांसद और एक प्रसिद्ध जो है लेखक भी कहे जाते हैं। कौन? केयूर भूषण, ठीक है, लेखक। यहाँ पर क्लियर है? इस समझ में आए यहाँ पर आपको अच्छे से? सवाल का इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बांस शिल्प कला अपनी उत्कृष्टता पर पहुंचती है? मैं इंग्लिश वाला भी कहता हूँ ना, बोलेंगे। ये लो, एक्सीलेंस। तो देखो यहाँ पर सरगुजा मानोगे तो भी कुछ बहुत तक सही है, क्योंकि सरगुजा वाले मानते ही हैं कि बांस कला जो है सरगुजा क्षेत्र में भी प्रचलित है। लेकिन अगर हम उत्कृष्टता की बात करें, एक्सीलेंस की बात करें, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा फिर। हालांकि ये मानते हैं लेकिन नहीं होगा इस पर से। फिर कौन होगा? तो बस्तर होगा। बस्तर, बस्तर जो है बस्तर बांस शिल्प कला की एक अद्वितीय, मतलब यूनिक कलाकृति लाते हैं एक उपयोगी चीज़ के लिए। बहुत ही, मतलब विश्व भर में अगर हम प्रसिद्ध यहाँ पर बोल सकते हैं, विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक कमार जनजाति, कमार मतलब जैसी जनजातियाँ होती हैं, इसको लेकर आगे बढ़ा रही हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना। राजनांदगांव यहाँ पर बांस शिल्प के लिए उतना प्रसिद्ध नहीं है। कोरिया भी यहाँ पर बांस शिल्प के लिए उतना प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया? आगे सवाल देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 20 कर लेते हैं अभी, बाकी बाद में कर लेंगे। इनमें से कौन सा राज्य की संस्कृति की विशेषता नहीं है? लोकगीत और लोक नृत्य। देखो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है ना लोकगीत और लोक नृत्य को। जैसे पंडवानी हो गया, भरथरी हो गया। लोक नृत्य में जैसे सुआ नृत्य हो गया, राउत नाचा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो है, तो ये तो है भाई, ये ठीक है। लोक साहित्य और लोक मंच। लोक साहित्य, अगर जैसे छत्तीसगढ़ में अपना जो है एक लोक साहित्य है, ठीक है। लोक नाट्य, लोक नाट्य है ना, लोक मंच है, मंच जहाँ पर नाट्य, जैसे नाचा हो गया, नाचा हो गया, गम्मत हो गया, ये सब हम जानते हैं। आगे लोक संगीत में या मेले, लोक संगीत जैसे, लोक संगीत जैसे ददरिया गीत है, लगरिया, ददरिया है जो कि मधुर, बहुत ही अच्छा है ये। और साथ में राजिम के मेले हो गए, तो ये सब कई सारे वार्षिक मेले भी है, तो ये भी है। आगे देखो यहाँ पर प्रत्येक चौथे वर्ष कुंभ का आयोजन, ये विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा संस्कृति नहीं है जहाँ पर जो है, छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुंभ का मेले लगातार आयोजन न हुए ऐसे। भारत में मुख्य रूप से कुंभ का मेला जैसे हरिद्वार है, प्रयागराज है, नासिक, उज्जैन में है, जो कि 12 साल में, कब? 12 साल की जो चक्र होता है उसमें पूरा करते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में जैसे राजिम होता है, राजिम कुंभ मेला, तो छत्तीसगढ़ में राजिम को प्रयाग भी कहा जाता है। और ये जो है राजिम कुंभ मेला यहाँ पर लगता है, जरूर लगता है, लेकिन एक वार्षिक वार्षिक होता है, मतलब हर हर साल ये मेला लगता है ना, कि चौथे साल में, ठीक है। चौथे साल में यहाँ पर नहीं लगता है, वो हर साल लगता है यहाँ पर मेला। कहाँ पर? सॉरी, हर साल लिख दिया, रुको, समझ गए ना? हर साल, हर साल मतलब प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, राजिम में, राजिम मेला जिसको कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आया सब चीज़ें? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ बाकी सभी चीज़ें हैं, संस्कृति विशेषता है, लेकिन यहाँ पर ये वाला विशेषता नहीं है। अगर भारत में बात करें तो 12 साल में लगता है कुंभ मेला, ठीक है, वो भी ये भी नहीं है, तो यही डी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है? आगे सवाल देखते हैं। आगे देखो, इधर प्राचीन से भी है। इस राज्य में राज्य में स्थित राज्यलोचन मंदिर बनवाने वाला राज्य बिलासतुंग निम्नलिखित में किस राजवंश का था? देखो राजवंश से पूछा गया है, और इसको मैं चाहूंगा कि आप एक बार डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो मैं ऊपर भी बता दूंगा कि यहाँ पर क्या क्या है, कैसे कैसे क्या हुआ इसके बारे में। जैसे पांडु वंश के बारे में हो गया, तो पांडु वंश जो है मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो छठवीं और सातवीं शताब्दी के दौरान दक्षिण कौशल, दक्षिण कौशल किसको बोलेंगे? सिरपुर को, ठीक है, सिरपुर।
दक्षिण कौशल सिरपुर, सिरपुर क्षेत्र में जिन्होंने शासन किया था, ठीक है। और यहाँ पर थे महाशिवगुप्त बलार्जुन, इस वंश के प्रमुख माने जाते हैं। कौन? महाशिवगुप्त बलार्जुन, यहाँ पर लिख लेना आप, ठीक है। ये जिन्होंने छत्तीसगढ़ को क्या कहा? स्वर्ण युग कहा, ठीक है। स्वर्ण युग कहा जाता है उस काल को। तो राजिम में मंदिर का निर्माण पांडु शासकों ने नहीं कराया था, इन्होंने नहीं कराया था। आगे देखो सरभपुरिया, सरभपुरिया ये जो है 5वीं से हम अगर बात करें तो यहाँ पर 6वीं, 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो है कुछ हिस्सों में इन्होंने शासन किया। सरभ राज जो है इसका संस्थापक माने जाते हैं। इसकी राजधानी जो है सरभपुर, प्रसन्नपुर और बाद में सिरपुर हुआ था, ठीक है। तो ये भी राज्य में जो है, राज्य में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण सीधे तौर पर नहीं किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नल वंश हो जाएगा, ठीक है, नल वंश, ठीक है। नल वंश मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो बस्तर और दंडकारण्य क्षेत्र में शासन किया था। इनकी राजा जो है बिलासतुंग थे, ठीक है। कौन थे? बिलासतुंग। इसी वंश के जो है शासक थे, जिन्होंने अगर हम बात करें 7वीं से 8वीं शताब्दी में राज्य में राजीव लोचन मंदिर का जो है निर्माण कराया था। तो सवाल बन सकता है कि जो बिलासतुंग है, जैसे बिलासतुंग तुंग राजा, ये जो है राजीव लोचन के मंदिर करवाया था। कौन? नल वंश के शासक थे इन्होंने, बिलासतुंग, ठीक है। यहाँ पर को कहा जाता है सोमवंश के मंदिर या फिर सोमवंशी बात करते हैं तो इन्होंने जो है 9वीं से 11वीं तक जो है उड़ीसा और दक्षिण कोसर के कुछ हिस्सों में शासन किया। और ये जो है सोमवंश थे, ये थे कलचुरियों के साथ जो है संघर्ष करते थे, ठीक है। इनका विशेष कोई काम यहाँ पर मंदिर निर्माण करना नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया? तो इतना चीज़ आपको जो है यहाँ पर क्लियर कर दिया मैं, थोड़ा थोड़ा तो अंदाजा हो गया होगा कैसे क्या है, ठीक है, इस बार से। तो ऐसे ही आपको जो है पढ़ना है, चीज़ों को हमेशा याद रखना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र में मराठा नियंत्रण हुआ? देखो इसमें कई सारी चीज़ें, देखिए परलकोट, परलकोट के बारे में जानते हो, 1824 से 1825, ठीक है, 1824 1825 ईस्वी इसमें हुआ था। इसका नेतृत्व किया था, कोर्ट में कौन करता है? गेंद गेंद खेलते हैं तो गेंद सिंह, ठीक है। तो गेंद सिंह यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर औपचारिक संधि इसके अंतर्गत नहीं था, ठीक है, जिससे मराठा नियंत्रित होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था परलकोट में। 1824 से 1825 याद रखो। चित्रकोट की संधि, चित्रकोट की संधि जो है, चित्रकोट क्या है? एक धार्मिक ऐतिहासिक जो है पर्यटन स्थान है, ठीक है। चित्रकोट की संधि की बात करें तो इसमें कोई संधि ऐसा नहीं हुआ था, ये भी नहीं होगा। कोटपाड़ की संधि, कोटपाड़ की अगर संधि की बात करें तो 6 अप्रैल, कब याद होगा आपका? 6 अप्रैल 1778 को हुई थी। इस संधि ने बस्तर और जो है मराठों को जो है राज्य में मतलब बना दिया था। और इस समय बस्तर के राजा कौन रहते थे? दरियादेव, ठीक है। कौन थे? तो दरियादेव। तो दरियादेव ने राजा बनने के लिए मराठों की सहायता थी ली। बदले में उन्हें जो है 59,000, कितना? 59,000 टकोली जो है देने का वादा किया, जिससे यह क्षेत्र जो है मराठा के नियंत्रण में आ गया, ठीक है। तो दरियादेव ने क्या किया? इन्होंने मराठा के साथ यहाँ पर कर लिया, मराठों के सहायता के लिए, और उन्होंने जो है टकोली दे के अपना काम कर लिया। आगे बारासुर, बारासुर के बारे में सुने हो? बारासुर भी जो है बस्तर का ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, जो कि बारासुर, सॉरी यहाँ पर बारासुर लिखा है, बारसुर होना चाहिए यहाँ पर, बारसुर। ये भी जो है ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है, कई ऐतिहासिक चीज़ें हैं यहाँ पर, इसका कोई ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर संधि के बारे में पूछ रहा था, संधि कहाँ हुआ है? कोटपाड़ की संधि हुआ है। तो कोटपाड़ की संधि 1778, 6 अप्रैल 1778 को हुआ था। बस्तर के जो है मराठा के करद राज्यों के बीच हुआ था। मराठा के राजा दरियादेव थे, तो राजा बनने के लिए मराठों की सहायता लिया उन्होंने, हेल्प लिया, और साथ में बदले में उन्हें जो है कुछ पैसा देना पड़ा, और साथ में मराठा जिससे मराठा क्षेत्र जो है नियंत्रण में आ गया, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक, कोटपाड़ की संधि बोल दिए। अब यहाँ से हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं रखते हैं, समझते हुए चलते हैं कैसे कैसे क्या करना है। आप एक पेन कॉपी में सवाल को बस लिखते जाना, समझते जाना है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक दिन में ये लगातार वीडियो ख़त्म कर देंगे, कल तक ये भी ख़त्म हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से यहाँ देखो, किस आंदोलन के दौरान इस राज्य में जंगल सत्याग्रह हुई? इसके बारे में ध्यान जानते हो? असहयोग आंदोलन जानते हो? 19
20 और 19 22 20 से 22 तक जो है चला। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के सहयोग को वापस लेना, मतलब इसमें हम बोल सकते हैं स्वशासन प्राप्त करना। असहयोग में क्या करना, स्वशासन प्राप्त करना, मतलब जो ब्रिटिश सरकार बोल रहा है उसको वापस दे देना, भाई वापस ले जा, मेरे नहीं चाहिए इस तरह से। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर कोई भी जो अंग्रेज की वस्तुएं हैं या फिर उनकी शिक्षा नीति है उसके साथ असहयोग रहना। ठीक है, उसके साथ विरोध करना, उसका बहिष्कार करना, इसको बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे सिविल डिसोबीडियंट बोला जाता है, इसमें जो है 1930 को शुरू हुआ था। इसमें क्या होता है 1930 में, इसमें कहा गया है कि जो ब्रिटिश कानून को जो है तोड़ना, साथ में इसमें नमक कानून भी चालू हुआ था। इसके बारे में जो दांडी मार्च है, जंगल सत्याग्रह इसी दौरान का शुरू हुआ था। किसानों आदिवासियों को वन दमन के कारण यहाँ पर शुरू किए थे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह हम बात करें 1940, कब, 1940 से 41 के द्वारा जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। ये मतलब बोले तो सीधे तौर पर आवाज़ नहीं उठाए थे, लेकिन विनोबा भावे की अगर बात करें तो उन्होंने जो है इस आंदोलन की शुरुआत किया था यहाँ पर। आगे देखो भारत छोड़ो आंदोलन अगर हम बात करें तो 8 अगस्त, कब, 8 अगस्त, 8 7 ऐसे करके याद रख सकते हो, 15, तो 8 याद रखो, 8 1942, 1942 में जो है शुरू हुआ था, ब्रिटिश को तत्काल मतलब समाप्त करके। यहाँ पर अगर हम बात करें गांधी जी ने नारा भी दिया था यहाँ पर, करो या मरो ऐसे करके दिया था। ठीक है, करो या मरो। तो पूरे देश में जो है यहाँ पर विद्रोह, बहुत ज़्यादा भयंकर प्रदर्शन हुआ था यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हुआ था। अगले क्लास में हम इसको डिटेल्स जानेंगे। अब यहाँ पर आप आंसर बताइएगा कौन सा आंसर होगा। ठीक है, मैं और भी इसका एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी ये चीज़ें आपको याद रखना है, भूगोल में हमें सब पूछा जाता है कि कहाँ से कौन सी नदी है, ऐसे आपको जो भारत का नक्शा बना देगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे रहेगा, एक सेकेंड, ऐसे, और यहाँ पर नदियाँ रहेगा ऐसे, फिर ऐसे ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, ऐसे नदी आपको बता देगा कौन सा नदियाँ में, असम में क्या है, ये है क्या है, ऐसे ऐसे नदियों का नाम और उनकी जो है कहाँ से कहाँ तक जुड़े हुए हैं इसके बारे में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर और मैं बता ही देता हूँ इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो ये जो हुआ था भारत में, मतलब छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बात कर रहे हैं, दोनों में किस राज्य, राज्य में बोल रहे हैं ना, तो इस राज्य में। तो यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह 1930 में जो है शुरू हुआ था। भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके दौरान 1930 में महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी है वन कानून है उसका विरोध करना, जंगल के जो वन सत्याग्रह है उसको जो है चलाया जाए इस प्रकार से। ठीक है, तो लोगों ने मतलब वन, ब्रिटिश द्वारा वन, वन्य जो कानून था उसको विरोध किया था, इसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, इसको हम बोलेंगे इसे। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम मिलते हैं, डिटेल से समझते हैं। ठीक है, हड़बड़ाइएगा मत, डिटेल से हम सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, हड़बड़ाओगे दिक्कत हो जाएगी। धीरे धीरे सभी चीज़ों को पहले ओवरव्यू पढ़ो, फिर धीरे धीरे अंदर जाओ, स्टेप वाइज स्टेप को नहीं जाना है। कहने का मतलब पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़े, कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आया, फिर थोड़ा सा और अंदर जाए, थोड़ा सा और ऐसे ऐसे करके आपको अंदर जाकर डिटेल से समझना है, गहराइयों से समझना है। ठीक है, क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो 20 तक मैं सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन, वो आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके दिया हुआ, इस पर जाके आप इसको लगा लीजिएगा। तो कल तक मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, 1-2 वीडियो में इसको ख़त्म कर दूंगा। तो आप जो है थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, लगातार देखते रहिएगा, क्लासेस देखते रहिएगा, रेगुलर सभी चीज़ें कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, एक बार बड़ा क्लास में सभी को मर्ज कर दूँ भी दूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।